हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में मैं रामू सर आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले कुछ रचनाएं हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं देख लेते हैं। उसके आगे हमारी जयमंग जयचंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इससे डिटेल में हम पढ़ते हैं। जयमंग जयचंद्रिका, ठीक है। ये क्लास हमारी यूपी टीजीटी स्पेशल के लिए है, ठीक है। ये स्पेशल यूपी टीजीटी के पीजीटी के लिए है। जीआईसी, यूजीसी नेट, जीआरएफ इनके लिए भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ाया जा रहा है। जयमंग जयचंद्रिका रचनाकार कौन है? मधुकर भट्ट हैं। ध्यान रखेंगे मित्रों, रचनाकार कौन हो जाएंगे? मधुकर भट्ट। और रचना काल क्या हो जाएगा? 1186 ईस्वी। समय जरूर ध्यान रखेंगे, ये नेट में क्रम से लगाने के लिए आ जाता है, मैचिंग करने के लिए। विषय वस्तु, ठीक है, क्या है इसमें? तो कन्नौज के जो शासक जयचंद की वीरता का वर्णन है। राजा जयचंद हैं, उनकी वीरता का वर्णन है। इसके आगे हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज रासो, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज रासो हैं, पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि हैं पृथ्वीराज चंद्रवरदाई, वो लिखते हैं पृथ्वीराज रासो। और इधर दूसरे जो पृथ्वीराज चौहान के प्रतिद्वंदी होते हैं राजा जयचंद, ठीक है, तो उनकी वीरता का वर्णन कौन करता है? मधुकर भट्ट। ध्यान रखेंगे किस नाम से? जयमंग जयचंद्रिका से के नाम से, दोनों पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इसकी विषय वस्तु हो गई, जो कन्नौज के राजा जयचंद हैं उनकी वीरता का वर्णन है। वर्तमान स्थिति यानी मूल रूप में वर्तमान में रचना उपलब्ध नहीं है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो इसका उल्लेख दयाल दास सिढ़ायच द्वारा रचित राठौड़ा ख्यात में मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पूरा डिटेल से हम यहाँ पढ़ेंगे, इससे बाहर प्रश्न जा ही नहीं सकता है। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में देखते हैं। तो इसकी रचना कौन सी हो जाएगी? किसकी रचना है ये चंद्रवरदाई की है। और चंद्रवरदाई का जो समय है 1148 ईस्वी, लाहौर भाट जाति के जगात्रा गोत्र में हुआ था। ध्यान रखेंगे 1148 ईस्वी है चंद्रवरदाई का समय। रचना काल क्या हो जाएगा? 1193 के लगभग। माता प्रसाद गुप्त के अनुसार 1339 में माना जाता है, ध्यान रखेंगे। इसका काव्य रूप क्या है मित्रों? ये प्रबंधात्मक महाकाव्य है, ठीक है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है, ध्यान रखेंगे। कुल सर्ग हैं, और सर्ग को यहाँ पे क्या कहा गया है? समय कहा गया है। 69 सर्गों में बांटा गया है, और सर्गों को समय कहा गया, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कि जो पृथ्वीराज रासो है, इसके सर्गों को क्या कहा गया है? समय कहा गया है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे मित्र। काव्य रूप प्रबंधात्मक महाकाव्य हो जाएगा। कुल सर्ग 69 69 सर्ग हैं। अभी सर्गों के बारे में आगे हम बात करेंगे, कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधान रस क्या है? ये वीर रस है, ठीक है। सहायक रस श्रृंगार रस है, और प्रधान रस कौन सा? वीर रस है, ये भी ध्यान रखेंगे। कुल छंद कितने हैं? 16,306 छंद हैं, और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। टोटल छंद इसमें कितने हैं मित्रों? 16,603 छंद हैं। और कुल छंद के प्रकार कितने हैं? तो 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। कुल पेज कितने हैं? 2500 पेज हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। कुल जो पृष्ठ हैं वो 2500 हैं। नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान है। नायिका कौन है? संयोगिता है। और जो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है, किस प्रकार के नायक है? धीरोदत्त नायक है, धीरोदत्त नायक हैं। और संयुक्ता मुग्धा नायिका हैं, ठीक है। ये संयुक्ता राजा पृथ्वीराज चौहान के ऊपर मोहित हो जाती हैं, ठीक है, आकर्षित हो जाती हैं, इसलिए हम मुग्धा नायिका हैं। रचना कौन सी इसकी? पिंगल शैली में, ये पिंगल शैली में रचा गया है, प्रबंधात्मक महाकाव्य है।
अब यहाँ पे कुछ वित्तीय पॉइंट देख लेते हैं मित्रों। और छंदबरदाई एवं छंद विशेष तथ्य यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासों में प्रमुखता से छप्पन छंद का प्रयोग हुआ है। मित्रों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूजीसी नेट में, ठीक है, कि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में किस छंद का प्रयोग किया है, तो छप्पन छंद का। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। चंद्रबरदाई ने छप्पन छंद को क्या कहा है, कवित्व छंद कहा है। यानी छंद कौन सा प्रयोग किया है, छप्पन, और छप्पन को कहा क्या है, कवित्व छंद। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। शिव सिंह संगर ने चंद्रबरदाई को छप्पन छंद का राजा कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे कि राजा शिव सिंह संगर ने चंद्रबरदाई को छप्पन छंद का राजा कहा है। बात क्लियर हो गई होगी, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद आगे देखते हैं पृथ्वीराज रासों के रूपांतरण, यानी विभिन्न संस्करण कौन कौन से हैं इसके, वो देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासों के मुख्य रूप से 4 रूपांतरण हुए हैं, ठीक है। ये 4 बार इसका संस्करण प्राप्त हुआ है। कौन कौन से उसको देखते हैं। पहला है बृहद रूपांतरण, सबसे बड़ा, ठीक है। जो बृहद रूपांतरण है उसको देख लेते हैं। पहला बृहद रूपांतरण है प्रकाशन नागरी पंचायत सभा काशी 1585 ईस्वी में लिखित एक प्रति के आधार के रूप में प्राप्त हुआ। कुल छंद कितने हैं, 16,306। ये जो बृहद रूपांतरण मित्रों उसकी बात हो रही है। और 69 समय है, सर्ग है। हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। मान लिया परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि पृथ्वीराज रासों का जो बृहद संस्करण है वो कहाँ संग्रह, यानी किस संग्रहालय में संग्रहित है, रखा गया है, तो उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा है मध्यम रूपांतरण। कुल छंद इसमें कितने हैं, 7,000। पहले वाले में 16,306 हैं, ठीक है, 16,306। दूसरे वाले में जो मध्यम रूपांतरण है छंद 7,000 हैं। इसमें सर्गों को क्या कहा गया है, प्रस्ताव कहा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें सर्गों को प्रस्ताव कहा गया है। 7,000 छंद हैं। प्रतियां कहाँ इसकी, बीकानेर एवं अबोहर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। मथुरा प्रसाद दीक्षित इसे प्रमाणित मानते हैं। प्रमाणित और प्रमाणित लेकर के कई बार प्रश्न बन चुका है, आगे भी डिटेल में देखते हैं। तो मथुरा प्रसाद दीक्षित ने इसे प्रमाणित माना है। उसके बाद में तीसरा रूपांतरण देखते हैं। जो तीसरा रूपांतरण है लघु रूपांतरण। टोटल 4 रूपांतरण है। कुल सर्ग कितने हैं, 19 हैं। कुल छंद कितने हैं, 3500, ठीक है। पहले वाले में 16,306 हैं, दूसरे वाले में 7,000 हैं, और तीसरे वाले में लघु रूपांतरण में 3500 हैं। ध्यान रखेंगे। अब ये यहाँ से क्रम से बना दिया जा सकता है, यानी मैचिंग करने के लिए। बृहद रूपांतरण, लघु रूपांतरण, मध्यम रूपांतरण, लघु रूपांतरण और लघुत्तम रूपांतरण। और उसमें सर्गों को खंड कहा गया है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। हस्तलिखित प्रति कहाँ, बीकानेर संग्रहालय में रक्षित हैं, सुरक्षित रखी हैं, लघु रूपांतरण का। उसके बाद में चौथा रूपांतरण है अंतिम वाला, उसको देख लेते हैं। कुल छंद इसमें 1300 हैं। इसमें सर्गों का विभाजन नहीं है। और इसकी खोज अगरचंद नाहटा ने की थी। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे कि लघुत्तम रूपांतरण है चौथा वाला, इसकी खोज किसने किया था, अगरचंद नाहटा ने किया था। माता प्रसाद गुप्त एवं दशरथ शर्मा इसे मूल प्रमाणित रचना मानते हैं। ध्यान रखेंगे कौन कौन, पृथ्वीराज रासों को माता प्रसाद गुप्त एवं दशरथ शर्मा इसे मूल प्रमाणित पृथ्वीराज रासों मानते हैं, चौथे वाले भाग को। अब इसके बृहद रूपांतरण के प्रमुख सर्ग कौन कौन से हैं, समय हैं, उसको देख लेते हैं। भाई 69 सर्ग हैं पहले वाले में, ठीक है, इसको बृहद रूपांतरण कहा गया है। तो पहला सर्ग है आदि पर्व के नाम से, ठीक है, आदि पर्व समय। इसमें है क्या, पहले वाले में देखो अंदर से प्रश्न पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में, ठीक है। मंगलाचरण एवं पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय दिया गया है पहले वाले सर्ग में। ध्यान रखें मित्रों, जो इनका पहला सर्ग है कौन सा है, आदि पर्व समय है।
और इसमें मंगलाचरण और पृथ्वीराज चौहान का वंश परिचय दिया गया है। एकदम बात क्लियर हो गई होगी। फिर दूसरा सर्ग है मित्रों दशम समय। नाम क्या है? दशम समय। विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दशम समय में क्या है? तो विष्णु के 10 अवतारों का यहाँ पे वर्णन दिया गया है। फिर चौथा सर्ग है, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने वही लिया है, ठीक है, तीसरा नहीं लिया है। पहला, दूसरा और चौथा। चौथा में है पद्मावती समय, ठीक है। इसमें क्या है? पृथ्वीराज रासो का सबसे छोटा सर्ग है। वेरी इंपॉर्टेंट बन जाएगा प्रश्न कि पृथ्वीराज रासो का सबसे छोटा सर्ग कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा सर्ग, सबसे छोटा सर्ग है और उसका नाम क्या है मित्रों? पद्मावती समय। बात क्लियर हो गई होगी। फिर 57वां सर्ग देखते हैं, कैमास वध। वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा है? कैमास वध, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, ठीक है। 57वां सर्ग ध्यान रखेंगे, कैमास वध है इसमें। उसके बाद में अगला और देख लेते हैं 61वां सर्ग, कन्नौज समय, यानी कन्नौज समय। यह रासो का केंद्रीय भाग क्या है? यह रासो का केंद्रीय भाग एवं सबसे बड़ा सर्ग है। ध्यान रखेंगे, यह जो 61वां सर्ग है इसको कन्नौज समय कहा गया है। यह रासो का केंद्रीय भाग है, सेंटर वाला, एवं सबसे बड़ा सर्ग है, ये भी ध्यान रखेंगे। फिर 69वां सर्ग, महोबा समय। ये अंतिम समय है, ठीक है, यानी अंतिम सर्ग है। ये सारी पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो 69वां सर्ग है लास्ट वाला, उसका नाम क्या है? महोबा समय, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट जो थे बात कर लिया हमने। पहले सर्ग का, ये पहले समय का नाम क्या है? आदि पर्व, और अंतिम का नाम है महोबा समय, पूछा जा सकता है। उसके बाद में बात करते हैं मित्रों पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता एवं विद्वानों का वर्गीकरण, ठीक है। किसने प्रमाणित माना है और किसने अप्रमाणिक माना है, उसको देख लेते हैं। तो पृथ्वीराज रासो की प्रमाणिकता में विद्वानों का वर्गीकरण। पृष्ठभूमि, कर्नल जेम्स टाड ने इसके छंदों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो ध्यान रखें मित्रों, किसने पृथ्वीराज रासो को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो कर्नल जेम्स टाड ने। और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन करवाया था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से इसका प्रकाशन किया था। इसी बीच 1875 में डॉक्टर बुलर को कश्मीर के कवि जैनक द्वारा रचित पृथ्वीराज विजय, ध्यान रखेंगे कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? तो बताएंगे जयानक कवि की है, संस्कृत में है, किसे मिली? जिसमें संयोगिता हरण, क्या बताया गया? संयोगिता हरण का वर्णन नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों कि पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है, ये पूछा जा सकता है। तो जयानक कवि की है और किसमें थी? संस्कृत में। उसमें किसका वर्णन नहीं है? संयोगिता के स्वयंवर का वर्णन नहीं है, ठीक है। इसमें संयुक्ता हरण का वर्णन है, स्वयंवर नहीं, संयुक्ता हरण का वर्णन नहीं है। इस आधार पर डॉक्टर बुलर ने इसे सबसे पहले अप्रमाणिक घोषित किया था। तो ध्यान रखेंगे, सबसे पहले किसने अप्रमाणित घोषित किया था? तो डॉक्टर बुलर ने। तत्पश्चात विद्वान 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं, प्रमाणित लेकर के, पर इसकी प्रामाणिकता को लेकर के इसको 3 भागों में बांटा गया है। चलिए बात करते हैं मित्रों। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अप्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है, ठीक है। फिर अर्ध प्रमाणित मानने वाले, उसके बाद में लास्ट रहेगा प्रमाणित मानने वाले विद्वान। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अप्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा, ठीक है। और ये पूछे जा चुके प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जितना इंपॉर्टेंट कहा जाए उतना ही कम है। तो अप्रमाणित मानने वाले पहले विद्वान कौन है? गौरी शंकर, हीराचंद ओझा। फिर दूसरा है कविराजा श्यामल दास, दूसरा है देवी प्रसाद मुंसिफ, और चौथे हैं हमारे, पहले हो गए गौरी शंकर, दूसरे कविराजा श्यामल दास, और तीसरे देवी प्रसाद मुंसिफ, चौथे डॉक्टर बुलर 1875 में सर्वमान्य मत, ठीक है। तो ये पूछा जा चुका प्रश्न, ध्यान रखेंगे। और 5वें हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रश्न देखो, इन्होंने महाकाव्य भी कहा है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा है पृथ्वीराज रासो को, और पृथ्वीराज
चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि माना है, लेकिन यहाँ पे अप्रामाणिक भी माना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, शुक्ल जी ने भी अप्रामाणिक माना है। और मोतीलाल मिनारिया, 6 नंबर पे मोतीलाल मिनारिया ने इनको अप्रामाणिक माना है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ठीक है। तो 7 लोगों का नाम ध्यान रखेंगे, कौन है जो अप्रामाणिक मानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अर्धप्रामाणिक मानने वाले विद्वान कौन है? अगरचंद नाहटा हैं, ध्यान रखेंगे। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या मानते हैं? प्रमाणित, अप्रमाणित, अर्धप्रमाणित। तो अर्धप्रमाणित मानते हैं। सुनीत कुमार चटर्जी मानते हैं अर्धप्रमाणित। और मुनि जिन विजय, ठीक है, अर्धप्रमाणित मानते हैं। तो 4 ध्यान रखेंगे, अर्धप्रमाणित मानते हैं और 7 लोग इसको अप्रमाणित मानते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखते हैं प्रमाणित मानने वाले विद्वान कौन है? कर्नल जेम्स टॉड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। मिश्र बंधुओं ने क्या माना है? प्रमाणित माना है। श्याम सुंदर दास ने प्रमाणित माना है। दशरथ शर्मा प्रमाणित मानते हैं। और मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, इन्होंने आनंद सम्मत की कल्पना की है, ठीक है। क्या किया है? आनंद सम्मत की कल्पना की है। कौन? मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। छठे हैं डॉक्टर नगेंद्र और ग्रेसन हरिऔध, ये लोग भी क्या करते हैं? इसको प्रमाणित मानते हैं। तो मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, चाहे यूपी टीजीटी की परीक्षा कोई दे रहा हो वो भी देखना चाहिए इसको, चाहे यूजीसी नेट का दे रहा हो, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, कहीं से भी यहाँ किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। यदि आप हिंदी विषय को लेकर के तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास अवश्य देखना चाहिए उसको। सारी चीज़ हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। अब बात करते हैं प्रमुख आलोचकों के महत्वपूर्ण कथन एवं विशेष तथ्य। तो पृथ्वीराज रासो के बारे में देख लेते हैं। क्या कहते हैं शुक्ल जी? पहला कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी का प्रथम महाकवि भी मानते हैं और इसको अर्धप्रमाणित भी मानते हैं। शुक्ल जी क्या मानते हैं मित्रों? शुक्ल जी मानते हैं अप्रमाणिक मानते हैं, ठीक, अर्धप्रमाणिक नहीं, अप्रमाणिक मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देख लेते कथन, क्या कहते हैं? चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है और ये कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि शुक्ल जी हिंदी का प्रथम महाकवि किसे मानते हैं? तो चंद्रबरदाई को। और हिंदी का पहला महाकाव्य किसको कहेंगे? तो पृथ्वीराज रासो को मानेंगे। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य है, ग्रंथ है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो इतिहास नहीं है, काव्य ग्रंथ है। यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। किसका है? शुक्ल जी का, ये भी है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में अगला पॉइंट, भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाना है और उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। ये तीनों बातें शुक्ल जी की ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे आ जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये क्या मानते हैं मित्रों? तो ये सुख सुखी संवाद कहा है। छोटा सा पॉइंट पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद किसने कहा है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो मूल पृथ्वीराज रासो सुख सुखी संवाद के रूप में रचित था। जिन सर्गों में यह शैली नहीं मिलती है उन्हें संक्षिप्त अंश मानना चाहिए। ये किसका कथन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला है युद्धों के प्रसंगों में पृथ्वीराज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, ठीक है, किंतु विवाह और प्रेम इत्यादि सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल रासो सौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के दोनों कोटेशनों के ध्यान रखेंगे। उसके बाद में बच्चन सिंह को देख लेते हैं, इनके भी बहुत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो की रचना राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये कोटेशन, ध्यान रखेंगे, बच्चन सिंह का है। पृथ्वीराज रासो की रचना राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो त्रासदी किसने माना है? बच्चन सिंह ने माना है, ध्यान रखेंगे। फिर डॉक्टर नगेंद्र का कथन है, डॉक्टर नगेंद्र से विशाल घटना कोश की संज्ञा दी है, यानी
विशाल घटनाकोश किसने कहा है? पृथ्वीराज रासो को। तो वो कौन है? डॉक्टर नगेंद्र। अगला है हमारा पॉइंट बाबू गुलाब राय। ये क्या कहते हैं? ये इसे स्वाभाविक क्रियाशील महाकाव्य मानते हैं। ध्यान रखेंगे, गुलाब राय। 6 नंबर पर देखते हैं श्याम सुंदर दास एवं उदय नारायण तिवारी क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को। ये लोग मानते हैं इसे विशाल वीर काव्य मानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। श्याम सुंदर दास पृथ्वीराज रासो को क्या मानते हैं? है ना, विशाल वीर काव्य मानते हैं। 2 लोग हैं, श्याम सुंदर दास और उदय नारायण तिवारी। अगले हैं 7वें नरोत्तम स्वामी। ये क्या मानते हैं? पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य मानते हैं। क्या मानते हैं? मुक्तक काव्य मानते हैं। और मित्रों ये पॉइंट दे करके पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो को मुक्तक काव्य किसने माना है? श्याम सुंदर दास, उदय नारायण तिवारी, नरोत्तम स्वामी, मुनिजिन विजय। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? नरोत्तम स्वामी। बड़ी बारीकी से मित्रों हम यहाँ पे इनको देखेंगे और यहीं से प्रश्न बनेंगे। अगला पॉइंट है हमारा 8वां, मुनिजिन विजय। ये क्या मानते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। ये कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की भाषा वास्तव में अपभ्रंश ही है। मुनिजिन विजय मानते हैं। तो 8 कोटेशन हो गए प्रमुख, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद में पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रमुख रचनाएं एवं अनुवाद, कौन कौन से अनुवाद हुए हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला इधर है ग्रंथ और इधर है लेखक या अनुवादक। पहला पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य, ये किसका है? डॉक्टर नामवर सिंह का। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज रासो भाषा और साहित्य किसकी रचना है? तो डॉक्टर नामवर सिंह की है। अगला है चंद्रबदाई और उनका काव्य, ये विपिन बिहारी त्रिवेदी के है। किसके है? विपिन बिहारी त्रिवेदी के है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे मित्रों, ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला है स्टडीज इन ग्रामर ऑफ चंद्रबदाई, जॉन बीम्स की है। किसकी है? जॉन बीम्स की है। स्टडीज एंड, है ना, स्टडीज इन ग्रामर ऑफ चंद्रबदाई। 1 2 3 आगे दे देते हैं। चौथा हमारा ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो छंदों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया। ध्यान रखेंगे, किसने किया? कर्नल जेम्स टॉड ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट की रचना रहेगी। परमाल रासो का अनुवाद किसने किया? आलाखंड के नाम से। ठीक है, चार्ल्स एलियट वाटरफील्ड ने। जो परमाल रासो का अनुवाद आलाखंड के नाम से किसने किया? वो चार्ल्स एलियट हैं। ध्यान रखें मित्रों, इसका आलाखंड का पहला नाम था परमाल रासो। ठीक है, जगनी की रचना है, लेकिन इसका आलाखंड नाम से किसने अनुवाद किया? तो चार्ल्स एलियट। ठीक है, और वाटरफील्ड ने इसको किया। ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारे मित्रों कंप्लीट होती है। सभी मित्र को जरूर ध्यान दें। यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी, बहुत ही बारीकी से हमको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब की बार जो 2022 का पेपर हुआ था 26 में, इसकी बड़ी बेइज्जती हो चुकी है। ठीक है, कि सरल पेपर धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, लेकिन अब की बार इतना सरल पेपर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखेंगे। जबकि माइनस मार्किंग लग गई है, इस तरह का पेपर नहीं आएगा। हालांकि इतना सरल नहीं था, लगभग 15 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, लेकिन लोगों ने इसकी धज्जियाँ उड़ा दी। जिसकी तैयारी अच्छी रहेगी वही आप सिलेक्शन ले पाएगा। तो अब मित्रों हम यहाँ पे इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। अब इसके आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।